अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 12.13 स्टडी करना है, जो कि है लेंजेस लॉ से रिलेटेड। अगर आपको थोड़ा सा मैं पिछला टॉपिक रिवाइज करवाऊं तो पिछले टॉपिक में हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने वहां पर ये सीखा था कि जब भी हम किसी कॉइल और मैग्नेट को रिलेटिव मोशन दे रहे होते हैं, ये कॉइल और मैग्नेट आपस में रिलेटिवली मूव कर रहे होते हैं, तो उन दोनों की मूवमेंट के बाद या उन दोनों की मूवमेंट के नतीजे में वहां पर जो फ्लक्स में चेंज आता है, उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स, जिसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया था। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा था E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ हमने एक नेगेटिव साइन लगाया था। जो नेगेटिव साइन मैंने कहा था कि इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि नेगेटिव साइन लगा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपको कहा था कि इस नेगेटिव साइन पर डिटेल में बात हम करेंगे लेंजेस लॉ में, ठीक है। सो आज का हमारा यही टॉपिक है कि लेंजेस लॉ ने हमें इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था। सो 1834 में एक रशियन फिजिकिस्ट थे, नाम है हेनरिच लेंज। इन्होंने हमें ये बताया था कि जब भी हम किसी भी कॉइल और मैग्नेट को आपस में मूव कर रहे होते हैं ना, या कॉइल और मैग्नेट को रिलेटिव मोशन दे रहे होते हैं ताकि उनके मूव करने के नतीजे में फ्लक्स चेंज हो और फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में वहां से एक ईएमएफ इंड्यूस हो। तो इन्होंने हमें ये एक्सप्लेन करके बताया था कि हम तो मैग्नेट और कॉइल को मूव करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन कॉइल और मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताऊं तो यूं बताऊंगी कि देखिए ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट का है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके पास हमने देखिए ये एक कॉइल रख दी है, ठीक है। और कॉइल को हमने ये जाकर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए हमने ये सीखा था ना कि इन दोनों में से एक चीज को मूव करना चाहिए। अगर आप मैग्नेट को इसके करीब मूव कर रहे हैं तो मैग्नेट को इसके करीब मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर ये सर्किट क्लोज है तो फिर यहाँ से करंट इंड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो लेंजेस ने स्टूडेंट्स हमें ये बताया था कि हम तो फॉर एग्जांपल अभी इस केस में कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं कि हम मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल मूव करवा रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एक ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है। ऑपोजिशन का मतलब ये हुआ कि मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव कर रहे हैं, कॉइल मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने दे रही है। लेकिन जो ही आप कुछ देर के बाद मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव करना शुरू करते हैं तो कॉइल मैग्नेट को खुद से दूर भी नहीं जाने दे रही होती है। इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है इन दोनों के दरमियान में ये जो ऑपोजिशन क्रिएट हो जाती है, अपोजिंग फोर्स बन रही होती है, इस चीज की एक्सप्लेनेशन हमें जो है वो लेंजेस लॉ में मिलती है, ठीक है। चूंकि एक ये लॉ है तो इस लॉ की स्टेटमेंट पर हम बात कर लें तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is always such as to oppose the cause that produces it। कि ये जो इसमें करंट इंड्यूस होता है ना, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि ये अपने प्रोड्यूस करने वाले कॉज को अपोज कर रहा होता है। अब देखिए बात को गौर से सुनना है कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव करते हैं ना, तो मैग्नेट को कॉइल के करीब मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज करने की वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो जाता है। और देखिए इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होने वाला कॉज कौन सा है? इस कॉइल के अंदर करंट जनरेट होने वाला कॉज मैग्नेट है। तो देखिए लेंजेस लॉ में ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी कि इसके अंदर करंट, ये जो कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये हमेशा खुद को प्रोड्यूस करने वाली चीज को अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब होता है कि इनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स पाई जाएगी, ऑपोजिशन की फोर्स पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का मतलब क्या है कि इंड्यूस करंट की स्टूडेंट्स दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। अब आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव कर रहे होते हैं ना, ये बात मैं आपको लिखवा देती हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको एक हिंट है, आपने याद रखना है कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द magnet
is moving towards coil, then direction of current is anti-clockwise। ठीक है, और दूसरा आप ये याद रखेंगे कि when north pole of the magnet is moving away from the coil, then direction of current is clockwise। ठीक है, ये याद रखने के लिए आपको मैंने एक हिंट दे दिया कि जब भी हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल की तरफ मूव कर रहे होंगे तो कॉइल में करंट कौन सा प्रोड्यूस होगा, कॉइल में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और जैसे ही हम इसको नॉर्थ पोल को दूर मूव कर रहे होंगे कॉइल से, तो फिर इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स वो क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और ये जो करंट का क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होना है और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होना है ना, इसके लिए अगर आप अपना इसी चैप्टर का टॉपिक याद करें ना कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था इंड्यूस करंट इन द सोलेनॉइड, कि जब भी हम सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करवाते हैं, किसी भी कंडक्टर में से करंट को पास करवाते हैं, तो वो जो कंडक्टर है, वो जो सोलेनॉइड है, वो बिहेव करता है। कंडक्टर में से करंट पास करने के बाद कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और अगर सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास कर रहा है तो फिर वो जो सोलेनॉइड है वो बिहेव करना शुरू कर देता है एज अ परमानेंट मैग्नेट हैविंग इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और जब वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, तो फिर उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल को बताने के लिए कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और वो राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि हम अपने राइट हैंड को जो हमारा सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन होती है ना, उस डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड से उसको ग्रैस्प करते हैं, तो जो हमारा थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होता है वो उस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, उसी बात को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखिए लेंजेस लॉ का जो पहला कंडीशन है, जो पहला केस है, वो ये है कि ये हमारे पास मैग्नेट है हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉइल है, और कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो कि हमें डिफ्लेक्शन शो करवा के दे रही है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे ना टुवर्ड्स द कॉइल, तो टुवर्ड्स द कॉइल मूव करने के नतीजे में क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स कैसे चेंज होगा, जैसे जैसे मैग्नेट करीब मूव करेगा तो हमें पता है ना कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जब ये दूर है तो देखिए फॉर एग्जांपल इसकी ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कॉइल के साथ जाकर स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करीब मूव करना शुरू करेंगे ना तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद और इंटेंसिटी बढ़ना शुरू कर देगी। तो जब बढ़ना शुरू करेगी तो हम कहते हैं कि इसके नतीजे में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में वहां से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट चूंकि ये हमारा क्लोज सर्किट है तो वहां पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बात को गौर से सुनना है कि जब इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा तो फिर ये बिहेव करना शुरू करेगी एज अ सोलेनॉइड, क्योंकि इस कॉइल के बहुत सारे टर्न है ना, तो ये जो है वो एज अ सोलेनॉइड बिहेव करना शुरू कर देगी। आपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो करंट बनेगा वो मैंने आपको बताया कि कौन सा करंट बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनेगा। अब अगर इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है तो देखें ये मेरे राइट हैंड की 4 फिंगर्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यूं करके हम करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को कर्ल करें तो देखिए मेरा थंब इस तरफ को पॉइंट कर रहा है। इट्स मीन कि इस कॉइल का ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, और इस कॉइल का स्टूडेंट्स ये वाला जो पोल है ये साउथ पोल की तरह अट्रैक्ट करेगा। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में या अभी फर्स्ट ईयर में भी ये सीखा है ना कि लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनके दरमियान में कौन सी फोर्स पाई जाएगी, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपलियन पाई जाएगी। ठीक है, यानी कि मैग्नेट को करीब मूव कर रहे हैं ताकि फ्लक्स के चेंज होने के नतीजे में ईएमएफ प्रोड्यूस हो और उस ईएमएफ में करंट प्रोड्यूस हो, लेकिन ये जो करंट है इस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि ये खुद को प्रोड्यूस करने वाले कॉज को अपोज करे। तो देखिए इसमें जो करंट जनरेट हुआ उस करंट ने अपनी कौन सी डायरेक्शन रखी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखी। जब करंट ने की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी तो हमने जब राइट हैंड रूल अप्लाई किया तो हमें पता चला कि कॉइल का
इस तरफ जो मैग्नेट के सामने वाला पोल है ये नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल साउथ पोल है, तो देखिए नॉर्थ और नॉर्थ के दरमियान में हमेशा रिपलियन होती है, यानी कि हम मैग्नेट को करीब मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉइल जो है वो मैग्नेट को दूर मूव करवा रही है, यानी कि अपने अंदर प्रोड्यूस करने वाले करंट के कॉज को पुश कर रही है कि वो खुद से दूर मूव करे। यही जो है ये लेंजेस लॉ का पहला केस है, या लेंजेस लॉ की पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसी को यूं दूसरा इसका केस है, दूसरी कंडीशन पढ़ लें कि देखिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको कॉइल से दूर मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉइल है और ये हमने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया है। अब यहाँ पर भी ये केस होगा, आप दूर मूव कर रहे हैं, फ्लक्स का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्लक्स था वो फ्लक्स में इंक्रीज आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लक्स का चेंज है ना वो फ्लक्स में डिक्रीज वाला चेंज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप मैग्नेट को दूर मूव करके जा रहे हैं तो फ्लक्स में डिक्रीज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है यहां से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और ईएमएफ के इंड्यूस होने के रिजल्ट में यहां से स्टूडेंट्स एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट इंड्यूस हो जाएगा। और अब जब आप इस नॉर्थ पोल को दूर मूव करके जा रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट सेटअप होगा मैंने आपको बताया उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी तो हम देखिए ये राइट हैंड है, क्लॉकवाइज आप यूं करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को फिंगर्स को कर्ल करें तो मेरा थंब इस तरफ को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो हो जाएगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये वाला जो हो जाएगा ये साउथ पोल हो जाएगा। अब आप देखें तो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा, अब देखें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मैग्नेट दूर मूव करे, लेकिन ये कॉइल जो है ये अपने अंदर इस तरह का करंट प्रोड्यूस कर रही है कि इनके दरमियान में अपोजिंग फोर्स बने। अपोजिंग का मतलब ये है हम चाह रहे हैं कि मैग्नेट को दूर मूव करवाएं, लेकिन कॉइल मैग्नेट को दूर मूव नहीं करने दे रही, बल्कि मैग्नेट के दरमियान में और अपने दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों केसेस को समझ लेते हैं फिर आपको इसकी स्टेटमेंट की बात समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन सी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऑलवेज सच एज टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। कि पहले केस में हम मैग्नेट को करीब मूव कर रहे थे, लेकिन कॉइल ने अपने अंदर ऐसा करंट जनरेट करवाया कि ये दोनों लाइक पोल हो गए और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन आ गई। मैग्नेट को करीब आना चाह रहे हैं लेकिन कॉइल इसको खुद से दूर मूव कर रही है। ऑन द सेकंड केस हम मैग्नेट को दूर मूव करवा रहे हैं, लेकिन कॉइल में ऐसा करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट की डायरेक्शन उसने ऐसी जनरेट करवा ली कि फेसिंग पोल जो है मैग्नेट के सामने कॉइल का जो फेसिंग पोल है वो साउथ पोल बने, तो ये दोनों लाइक पोल है, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम मैग्नेट को दूर मूव करवा रहे हैं, लेकिन कॉइल ने ऐसा करंट जनरेट किया कि इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो हमारा लेंजेस लॉ है। आपकी बुक में यही दो केसेस लेंजेस लॉ के आपको एक्सप्लेन करके बताएं। एक बात जो आपकी बुक में उसने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि लेंजेस लॉ को हम हमेशा क्लोज लूप पर अप्लाई करते हैं। अगर लूप क्लोज नहीं है तो भी हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमने एक क्लोज लूप कंसिडर किया है। क्यों? बिकॉज हमने फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बात सीखी थी ना कि ईएमएफ तो जनरेट हो जाता है फ्लक्स के चेंज करने से, लेकिन अगर सर्किट क्लोज है तो फिर वहां पर करंट जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो फिर वहां पर करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। और ये जो हमारा लेंजेस लॉ है ये हमें चूंकि डिस्क्राइब ही ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करके बता रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा क्लोज लूप्स पर अप्लाई होता है। आप कह सकते हो ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तीसरी बात जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि ये जो लेंजेस लॉ है ना, हम कहते हैं कि ये लेंजेस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मिलता जुलता है। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted from one form to another। ठीक है, तो अब इस केस में जो हमारा लेंजेस लॉ है इसमें भी हम देखें ना तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम मैग्नेट को मूव करवा रहे होते हैं, मैग्नेट को हम मूव करवा रहे होते हैं, भले हम मैग्नेट को मूव करवाएं भले हम कॉइल को मूव करवाएं।
तो हमने ये सीखा है ना कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होते हैं तो मूव करवाने की वजह से वहां पर कौन सी एनर्जी बनती है, वहां पर बनती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जब आप मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो मूव करवाने का हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट ये मिलता है कि हमारे पास एक ईएमएफ या करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है मैग्नेट को मूव करवाने में हमने यूटिलाइज की मैकेनिकल एनर्जी, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, जब करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर वहां से जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बनती है ना। तो आपकी बुक में वो आपको एक्सप्लेन करके बता रही थी, जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो मैग्नेट को मूव करने की वजह से जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करते हैं तो नॉर्थ पोल को मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट जनरेट हो जाता है। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से उन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन बन जाती है। अब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, कॉइल ने अपने आप को इस तरह से बिहेव करवा दिया कि कॉइल और मैग्नेट के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जा रही है। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वही मैकेनिकल एनर्जी जो है वो एज अ रिजल्ट हमें जाकर मिलती है, कन्वर्ट होकर मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखिए यहाँ पर भी एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो लेंजेस लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। फिर वो आपको बता रहा है कि हम यहीं पर जो है वो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और फिर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो हम करंट की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो हमारा कंडक्टर है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और वो राइट हैंड रूल आपको ये कहता है कि हम अपने राइट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को यूं आपस में 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको 90 डिग्री के एंगल पर स्ट्रेच कर देते हैं तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर, सॉरी ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं। ये जो हमारा थंब है ये हम कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, जिस तरफ भी हमारा कंडक्टर मूव कर रहा होता है। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन को बता देती है, ठीक है। तीन चीजें हैं, ये जो हमारा थंब है ये कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन में, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये जो सेकंड फिंगर है ये हमारे पास हमें करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करके बता देती है। ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है जिसको अप्लाई करके हम कंडक्टर की मोशन को या डायरेक्शन ऑफ करंट को या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपकी बुक का पेज नंबर 238 है, मैं इसको रीड नहीं करूंगी, मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है इसमें यही दो केसेस उसने आपको बताए हुए जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। इन केसेस में इससे पहले जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे ना, बस वो 3 पॉइंट्स ही आपको अपने माइंड में रखना है कि मैग्नेट को करीब मूव करें या दूर मूव करें तो 3 ही बातें होती हैं, फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि करंट की डायरेक्शन जब आप टूवर्ड्स मूव करते हैं तो सामने लिखा भी हुआ है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जब आप दूर मूव करते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होने के बाद हम उस सोलेनॉइड पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें पता चल जाता है कि मैग्नेट के सामने कॉइल का जो फेसिंग पोल है वो कौन सा है, नॉर्थ है या साउथ है। जो भी रिस्पेक्टिव पोल बन रहा होता है उन दोनों के दरमियान में जब आप फोर्सेस को देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो हमें पता चल जाता है कि जी ये जो इंड्यूस करंट है ये अपने कॉज को कैसे अपोज कर रहा है, ठीक है। वही बातें आपको थ्योरी में लिखकर बताई हैं। जहां पे कंडीशन लिखी हुई है आप कह सकते हैं ये इस लॉ की लिमिटेशन है। फिर पेज नंबर 238 पे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे ये लॉ मिलता है वो एक्सप्लेन करके बताया है। और स्टूडेंट्स पेज नंबर 239 पर आपको फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो मैंने भी आपको बताया उसी राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट जो है वो ब्लू से बॉक्स में उसने आपको लिखकर बताई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसे बुक से रीड कर लीजिएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।